हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आपकी पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन से चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, कल यानी कि 4 अप्रैल को कक्षा 10 विज्ञान का पेपर यानी कि विज्ञान का पेपर एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का पेपर है। उसी को ध्यान में रखकर मैं परावर्तन अपवर्तन का एक वीडियो ले आ रहा हूँ। छोटा है, मतलब बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपली बताऊंगा आपको। ठीक है, जो तुम्हारे काम आएगा। इस पर न्यूमेरिकल्स भी बनेगा आपकी। पूछ लेता कि परावर्तन अपवर्तन होता क्या है, तो सिंपली समझा देते हैं आपको। और ये फंसेगा जरूर, इसको देख कर ही जाना। आएगा जरूर, 100% आएगा। ये न्यूमेरिकल नहीं आएगा तो परिभाषा देगी, मतलब आना ही है लाइट से। तो आइए देखते हैं कि प्रकाश होता क्या। सबसे पहले प्रकाश किसी कार्य को करने की जो क्षमता होती है वही तो ऊर्जा कहलाती है ना। किसी कार्य को करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश क्या है कि ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है। और अब कॉपी कलम लेकर बढ़िए, तुरंत 10-5 मिनट का वीडियो बनेगा आपका, तुरंत हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप लिखते जाना खाली। प्रकाश एक ऊर्जा है और यह कैसा चलता है? सीधी रेखा में चलता है। आप टार्च मारिएगा ना कहीं पर तो सीधी जाएगा। सीधी जाने के बाद में चाहे जिधर मारिए आप, वो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करेगा वो। ठीक है, तो प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब ये होता है कि इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये चलने के लिए किसी माध्यम मतलब ये होता है, जैसे हमको माध्यम जो ये मान लीजिए कि हमको कहीं पर जाना है तो हमको साइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, कार चाहिए। हमको किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती जाने के लिए। ठीक है, या कभी पैदल भी निकल लेते हैं हम लोग। तो जब किसी चीज से जाते हैं उसको माध्यम बोलते हैं। जैसे आवाज मेरी है, आवाज क्या है? इसको जाने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है। जहां अगर वायु नहीं है, निर्वात, तो ध्वनि जो होती है निर्वात में नहीं चलती। लेकिन प्रकाश ऐसा नहीं है। प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल ही निर्वात में होती है। तो प्रकाश को जब कहीं पर जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसी को कहते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? इसको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, और प्रकाश के 2 गुण होते हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में भी चलता है और प्रकाश कण के रूप में चलता है। जब कण के रूप में चलता है तो प्रकाश को फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश को फोटॉन कहते हैं। प्रकाश खुद दिखाई नहीं पड़ता, ध्यान रखना, बल्कि ये किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी सहायता करता है। आप समझिए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता क्या है? देखिए, परावर्तन का मतलब होता है कि टकरा कर वापस जाना। बिल्कुल सही। जैसे मान लेते हैं हम कोई गेंद खेल रहे हैं, गेंद को दीवार पर पटकेंगे, वो हमारी तरफ आएगी, दीवार को उधर से उधर, तो ये भी क्या है? परावर्तन है। प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसका परावर्तन कहते हैं। मुझे यहाँ पर जैसे बताते हैं, समझिए, ये प्रकाश ऊपर से आ रहा है, इधर से ये आ रहा है प्रकाश, और इस दर्पण पर पड़ा, इस पर पड़ा। ठीक है, ये वाला, ये कोई चिकना पृष्ठ है, ये परावर्तक पृष्ठ मान लेते हैं इसको। क्या है? ये परावर्तक पृष्ठ है। ये परावर्तक पृष्ठ है। तो ये प्रकाश इस पर गिरा, इस पर गिरने के बाद फिर उस दिशा में लौट के वापस। अब भाई पार तो होगा नहीं, ये दर्पण है ना, तो पार तो होने वाला नहीं। तो प्रकाश जब किसी चिकनी सतह पर गिरता है तो वहां पर टकरा कर वापस गिर जाता, वापस लौट जाता है। और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, अब देखिए, जब प्रकाश ऊपर से गिरता है किसी दर्पण के ऊपर, कभी तुमने देखा होगा बचपन में तुम लोगों ने, ठीक है, चेहरा देखा आपने शीशे के अंदर, और उसी शीशे से क्या किया? दर्पण से क्या किया? सामने अगर कोई कुछ खड़ा है, उसी शीशे से क्या किया? अगर कोई उधर खड़ा है तो क्या करते थे? ऐसे लगाते थे ऐसे, और उधर से प्रकाश आया, ये प्रकाश उसके मुंह पर डालते थे उधर, ठीक सामने। तो कहता था अक्सर किया होगा बचपन में। ठीक है, और खास करके लड़के तो बहुत करते थे ऐसे। ठीक है, छत के ऊपर निकल जाते थे। ये प्रकाश का परावर्तन लौट जाना। कभी भी घर में तुम मम्मी से मांग रहे होगे कोई चीज का, ठीक है, कि मम्मी हमको मिल नहीं रही, कहीं कुछ कोई चीज दीजिए हमको, तो क्या कहती है वो? कहती है कि दिखाई नहीं पड़ा तुमको? नहीं दिखाई पड़ा? हमारी आंखों से देखो ना, हमारी आंखों से देखो। तो वो क्या करेगी? तुम उनकी आंखों में देखो, उधर जहां सामान रखा उधर वैसे देखेंगी, तो तुम्हारी आंखें वहां तक आई, तुम्हारी निगाह इधर तक आई। ठीक है, और वो निगाह मम्मी की निगाह से टकरा कर उधर चली गई दूसरी तरफ। मतलब वो देख कहां रही? देखिए वहां पर, तो तुम्हारी निगाह इधर से उधर भी चली गई, वहां पर देख रहे हो, उधर घूम जाओगे कि हाँ सामान वहां रखा है। तो तुम्हारी निगाह का परावर्तन हो गया। ठीक है, तुम्हारी नजर का भी परावर्तन हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पर ये मान लेते हैं परावर्तन पृष्ठ है। ये प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण। और जब टकरा कर वापस जाती है इसको कहते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। ओके, जहां पर
जिस बिंदु पर गिरता है, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ का एक बिंदु होता है ना यहाँ पर, और इस बिंदु पर जब टकराती है जिस बिंदु को, जहां पर से अगर हम यहाँ पर कोई एक लंब सीधा डाल दें, ठीक है, यहाँ पर कोई एक लंब डाल देते हैं ऐसे, हालांकि लंब होता नहीं है, ये सिर्फ मान लिया जाता है यहाँ पर लंब है। और इस लंब को क्या कहते हैं हम? इस लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। ओके। आपतित किरण, इंसिडेंस रेज, इंसिडेंस रेज क्या थी? आपतित किरण, इंसिडेंस रेज, रिफ्लेक्टिव रेज। आप समझिए, इस किरण के मतलब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, ये वाला। मेरी बात समझ लेना, कायदे से मैं जहां पर बता रहा हूं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बनता है, इसको कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं इसको। इसके बीच में कोण बनता है, इसको आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से डिनोट करते हैं। आई क्यों? इंसिडेंस, आई से बनता है ना, आई इंसिडेंस एंगल। ओके। और अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एक कोण बनता है, जिसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव एंगल। इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब एक बात और खास बताए दे रहे हैं अपन, दरअसल आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों बराबर होते हैं। आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, ठीक है। आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण। ये क्या होगा? आर, यानी एंगल, ये होगा एंगल आई बराबर एंगल आर। ओके। एंगल आई बराबर एंगल आर, ये बराबर होता है। ये दोनों, इसके दो नियम होते हैं। खाली कितने होते हैं? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, समझ लेना, कायदे से बता रहे हैं, ठीक है। परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक क्या होता है? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर बराबर होते हैं, ठीक है। पहला नियम है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं? एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। ये रहा आपका। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बस वही है, किसी चीज से टकरा कर वापस जाने की प्रक्रिया की परावर्तन कहते हैं। चाहे प्रकाश का हो और चाहे किसी और वस्तु का हो। बस हम तो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन जितनी ज्यादा चिकनी सतह होगी उतनी ज्यादा होगा परावर्तन। बस यही होता है, और नहीं होता है। परावर्तन किसी चीज से टकरा कर जाना। ओके, ये बस परावर्तन होता है। आप छत के ऊपर खड़े हैं नहा धोकर, उसके बाद में शीशा दिखा रहे हैं किसी को, सूरज की रोशनी से उसको दिखा रहे हैं कि भाई हम नहा धो खड़े हैं। बस ये भी क्या परावर्तन, वहां से रेज आई, तुम्हारी दर्पण पर पड़ी, वहां से तुम उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हो दूसरी तरफ। ये क्या है? परावर्तन होता है। तो परावर्तन कोण आई और आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। और यहां से अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ की जो लाइन होती है, इसके बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। ओके, लेकिन 90 डिग्री का कोण है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसके हिसाब ले लीजिए, मिटा देते हैं। किसी सतह को पार करके निकल जाना है क्या कहलाता है? प्रकाश का अपवर्तन। और किसी सतह से टकरा कर वापस लौट जाना है परावर्तन। अभी समझा चुके तो हम, ठीक है। तो किसी चीज से मतलब मान लेते हैं यहां पर ये कोई रखा है कांच, ये रखा है कांच, और जहां पर ये तुम्हारा है अभिलंब, जहां से एक आई कोई किरण ऐसे, तो आने वाली किरण को आप जानते हैं क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। ये क्या होती है? थोड़ी तिरछी बन जाए तो कोई यहाँ पर नाप जोक के बना नहीं रहे हैं, क्योंकि इधर उधर हो भी सकता है, कोई पैमाना नहीं मेरे पास, लेकिन समझ जाना ये जो आ रही है आपतित किरण। क्या है? आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब है।
ठीक है। ये कोई पहला माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये इधर क्या है, दूसरा माध्यम है, समझ लेना, अविलंब है। और ये जब टकरा कर इससे पार जाएगी तो जाहिर सी बात है ये अपने रास्ते से विचलित हो जाएगी, थोड़ा बहुत विचलित। भाई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में हम जाते हैं, ठीक है, हमको भी, हम तुमको देख रहे हैं हमारे सामने, तो तुमको देख रहे हैं, मेरी नजर जो है वायु के माध्यम को पार करके तुमको देख पा रही है, ये भी अपवर्तन ही है ना भाई। किसी चीज को पार करके चले देख लेना, ठीक है, उसको क्या चले जाना, उसको कहते हैं अपवर्तन। किसी चीज को पार करके चले जाना, ये अपवर्तन होता है यहाँ पर। तो जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है, और इस घटना को कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं इसको, कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। देखिए मान लेते हैं यहाँ पर वायु, यह है कांच, तो जब कांच इधर है तो इसका मतलब ये क्या है, ये वाला कांच है, ये दूसरे माध्यम में प्रवेश कर गई इसको पार करके, और ये जो रखा हुआ है पृष्ठ इसको पार करके गई, ये ठोस है, मान लेते हैं क्या ठोस है, ये कांच ठोस है। तो देखिए जब कोई ठोस को, ये पहला वायु था, ये विरल माध्यम होता है, ठोस सघन माध्यम होता है। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, ठीक है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे कम होती है। ये समझ लीजिए कि वायु का ध्वनि का बिल्कुल उल्टा होता है, ध्वनि को किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती चलने के लिए, जबकि प्रकाश को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यह समझ लीजिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा, जबकि ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। वही बस यहाँ पर है कि ठोसों में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होती है, जबकि ठोस में सबसे कम होती है प्रकाश की चाल। समझिए यहाँ पर, जब वायु से यदि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही तो ये क्या होगी, थोड़ा ऐसे इस तरह अविलंब की ओर झुक गई, अविलंब की ओर झुक गई। इससे हमको पता चल गया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में पहुंची है। ये समझिए सघन माध्यम क्या होता है, अरे सघन माने घना मेरे भाई, सघन माने घना होता है, समझ आराम से समझिए। सघन माने घना, विरल माने दूर दूर, सघन माने घना और विरल माने दूर दूर। कोई बाग के अंदर तुमको दौड़ा दिया जाए, बाग के अंदर, और अगर वहां पर पेड़ बहुत पास पास हैं तो तुम बहुत तेजी से दौड़ नहीं पाओगे, तुमको बचना पड़ेगा उससे भागने के लिए, ठीक है। और हाँ अगर पेड़ बहुत दूर दूर है तो एक टांग सर पर रखो, एक टांग से भागते चले जाओ, दौड़ बहुत तेज है। तो देखिए जब सघन माध्यम होगा तो आप थोड़ा धीरे चल पाएंगे, और विरल माध्यम में आप थोड़ा तेज चल पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जब सघन माध्यम होगा तो आपके और पेड़ों के बीच की दूरी भी क्या होगी, थोड़ा कम। गन्ना के खेत में कहीं दौड़ा दिए जिसमें पत्ती लगी हो, और नंगे नंगे दौड़ा दिया, कपड़े उतार के तुम्हारे भी, समझ लीजिए। तो जितना सघन होगा उतना ही ज्यादा जलन पड़ेगी लास्ट में तुमको छीलने के बाद भी, क्योंकि सारा सारा पूरा जो है तुम्हारा बदन जो है पूरा जो पत्ती गन्ने की होती है सब चीर देंगे तुमको, पकड़ेंगे, ठीक है, काट देंगे वो। लेकिन अगर वही गन्ना का खेत बहुत बिरा बिरा गन्ना तो चाहे जैसे कूदते भागते भागते चले जाइए, ठीक है, आराम से रास्ता मिलेगा। तो सघन माध्यम में क्या होता है, आप सब देखिए वायु से इधर आ रही थी, इधर है सघन माध्यम, सघन है तो क्या है, सघन माध्यम होने पर जो प्रकाश की किरण होती है वो आपतन के बाद में, यानी आपतित होने के बाद में क्या करती है, वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल आपतन के बाद क्या होती है, प्रकाश अविलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है, ऐसे यहां पर। और हमने तुमको बता दिया है इस कोण को क्या कहते हैं, इस कोण को आई कहते हैं, इस कोण को आर कहेंगे हम। आपतित किरण, आपतन कोण अविलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, जबकि अपवर्तित कोण, ठीक है, अपवर्तन कोण जो होता है ये होता है आई अपवर्तन कोण, आई आपतन कोण आई। नियतांक होता है तो कैसे, देखिए साइन आई, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक, यानी नियतांक। और इस नियतांक को कहते हैं म्यू या फिर यन, ठीक है, म्यू या फिर यन, यानी इसको कहते हैं अपवर्तनांक। अब समझ लीजिए किसी दिए के बाद साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है एक नियतांक होता है, इस नियतांक का नाम होता है या तो यन कह दीजिए या फिर म्यू कर दीजिए, इसको कहते हैं नियतांक, को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अपवर्तनांक कहते हैं, यानी साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। ये क्या होता है, ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक है। और इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन आई बटे साइन आर बराबर यन। लेकिन इसको जब इसके साथ हम बताते हो यन इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर, ये वाला, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। इसे
स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम होते हैं। क्या होते हैं? जैसे आपतन के प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, वैसे प्रकाश के अपवर्तन के लिए भी दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। तो पहला वाला नियम तो तुम्हारा यही होता है भैया। क्या है पहला नियम? तो यही तुमको बता चुके हैं, साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक होता है, इसलिए स्थिरांक का नियम भी कहते हैं। और दूसरा वाला नियम जानते हो क्या होता है? दूसरा ये होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको? आपतन बिंदु। तो क्या आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, ये तीनों एक ही तरफ होते हैं, यानी इस तरफ पर होते हैं। क्या होते हैं? इस तरफ पर। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है। दूसरा क्या बताया था मैंने अभी, तो बता ही चुके हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि साइन आई बटे साइन आर। अरे समझ लीजिए यार, ये आपतन कोण है, अपवर्तन कोण है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको बता चुके बार बार वही। ठीक है, इसका जो है अनुपात होता है, क्या होता है? साइन आई और साइन आर का जो समझ लीजिए यार, ये साइन आई आपतन कोण, साइन आर अपवर्तन कोण। तो साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? स्थिरांक होता है। और स्थिरांक को क्या कहते हैं? नियम कहते हैं। इसका क्या होता है? इसको हम स्थिरांक कहते हैं, स्थिरांक, और इसी को कहते हैं यन। ठीक है, और इसको, इसका दूसरा नाम भी क्या होता है? अपवर्तनांक। क्या होता है इसका दूसरा नाम? या अपवर्तनांक। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं, यहां से देख लीजिए, अपवर्तनांक बराबर साइन आई बटे साइन आर। ईयर बना हुआ, ईयर बना या म्यू बना दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा देते हैं इसको। अपवर्तन के समझिए, पदार्थ के अपवर्तन के अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं, आप बताते हैं। देखिए समझिए, दरअसल तारों का टिमटिमाना। क्या होता है? तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है। जो कैसे? जब प्रकाश वहां से चलता है तो हमारी आंखों पर पड़ता है, तभी हमको वो चीज दिखाई पड़ती है कि वहां से प्रकाश आ रहा, तारा दिखाई पड़ता, वरना नहीं दिखाई पड़ता। ठीक है, तो समझिए तारों का टिमटिमाना कैसे होता है? जब वहां से प्रकाश चलता है तो प्रतिक्षण जो होता है वायुमंडल में घनत्व कहीं पर कम होता है, कहीं पर ज्यादा होता है। ठीक है, और हर वक्त जो है अपवर्तनांक बदलता रहता है। क्या होता है? उसका अपवर्तनांक बदलता रहता है। जब अपवर्तनांक बदलेगा तो जाहिर सी बात है हमारी आंख पर कहीं पर रोशनी आएगी, कहीं पर नहीं आएगी, तुरंत बार बार आएगी, घटेगी। तो इसी से क्या करता है? ऐसा लगता है कि सब तारा हमारा क्या टिमटिमा रहा है। वायुमंडल में सब नहीं था, वायुमंडल में जो हवाएं चलती है ये थोड़ा हिला कर दिया गया। ठीक है, ऐसा गमन करती रहती है इधर उधर। ठीक है, तो कहीं पर मतलब जो है अपवर्तन ज्यादा, कहीं पर अपवर्तनांक ज्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर घनत्व ज्यादा, कहीं पर सघन माध्यम, मतलब तो इससे क्या होता है? प्रकाश इधर उधर जो जैसे गमन करता रहता है, तुम्हारी आंखों पर आएगा जाएगा, ऐसे तो लगेगा कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तो तारों का टिमटिमाना होता है, जो वो किसका उदाहरण है? अपवर्तनांक का। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का। अपवर्तन के फलस्वरूप कोई भी चीज हमको अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी उठी हुई दिखाई पड़ती है। क्या होती है? अपवर्तन के फलस्वरूप कोई भी जो वस्तु होती है वो हमको हल्की से उठी हुई दिखाई देती है। पानी में अक्सर देखा होगा, पानी में जो कोई चीज को दिखाई पड़ती है तो लगता है ये तो बहुत नजदीक है, लेकिन हकीकत में जब उसको पकड़ेंगे, ठीक है, तो जितनी दिखाई पड़ती है वास्तविक गहराई उससे ज्यादा होती है। यानी अपवर्तन के फलस्वरूप हमको कोई भी चीज जो दिखाई पड़ती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी उठती हुई दिखाई पड़ती है, हल्के से ऐसे। जब उसको पकड़ोगे तुम तो मिलेगा नहीं, जहां पर तुमको लग रहा वहां पर है, वहां नहीं होगा, उससे नीचे होगा। तो अपवर्तन के कारण ही वो चीज हमको उठी हुई दिखाई देती है। और एक चीज है, तीसरी क्या होती है? बाल्टी में कोई चीज अगर कोई क्षण पड़ी है, बाल्टी के अंदर, पानी के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, तो द्रव के अंदर डूबी हुई है, तो क्या होता है? वो हमको हल्की से तिरछी दिखाई पड़ती है, ऐसे, मतलब जो है इस तरीके से। द्रव में डूबी हुई द्रव में डूबी हुई क्षण का तिरछा
दिखाई देना। तो देखिए, जो द्रव में क्षण डूबी हुई होती है वो हल्की तिरछी दिखाई देती है, उसका कारण क्या होता है? अपवर्तन ही होता है और कुछ नहीं होता है। सुबह और शाम के वक्त जो सूर्य होता है, ठीक है, सूर्य, उसकी देखिए दोपहर को जो सूर्य की किरणें हमारी आंखों पर पड़ती है तो क्या करती है? हमारी आंखों में जलन पड़ने लगती है, ठीक है। लेकिन सुबह शाम देखते हैं तो नहीं पड़ती, स्थिति होती है। मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर निकल रहा है, यहाँ पर सुबह के टाइम क्या होता है? इधर पूरब है, सुबह के टाइम जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ऐसा लग रहा है कि लाल लाल दिखाई पड़ता है। क्या है? लाल लाल दिखाई पड़ता है यहाँ से, और हम उसको देखते हैं हमारी आंख में जलन नहीं पड़ती। लेकिन वास्तविक स्थिति ये होती है कि तब वो निकला नहीं होता सूरज, जहां वो अपनी स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा होता है, ठीक, हल्की उसे ऊपर उठा होता है, जिसके कारण हमको दिखाई तो पड़ता है वो, लेकिन उसके प्रकाश जो होता है हमारी आंखों तक जो है, आंखों में जलन नहीं डाल पाता है। उसका प्रकाश हमारी आंखों में जलन नहीं डाल पाता है, वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। वैसा अस्त होने के टाइम में भी होता है, ये अस्त हो जाया करता है, ठीक है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति के कारण थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है, जिसके कारण हमको देखते हैं लाल लाल दिखाई पड़ता है कि हाँ सूर्य है, लेकिन हकीकत में वहां पर होता नहीं, वो उसके नीचे होता है और उसका प्रकाश हमारी आंखों तक सीधा नहीं पहुंच पाता, जिससे हमारी आंखों में जलन नहीं पड़ती है। तो ये क्या है? सूर्य जो है, सूर्यास्त और सुबह के समय सूर्य का दिखाई देना, सूर्यास्त और सुबह के समय सूर्य का दिखाई देना भी क्या है? किसका उदाहरण है ये अपवर्तन का ही एक उदाहरण है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए, मिटा लेते हैं। कह रहे थे यहाँ पर अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक कभी बता चुके स्नेह के नियम से, ठीक है, कि आपतन कोण आई की ज्या यानी साइन आई बटे साइन आर का जो अनुपात होता है वह अपवर्तनांक कहलाता है। आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या यानी साइन आई बटे साइन आर का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है तुम्हारा? वो कहलाता है तुम्हारा स्थिरांक, और इस स्थिरांक का दूसरा नाम होता है अपवर्तनांक। जब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल जितनी ज्यादा होगी, अपवर्तनांक का मान भी उतना ही ज्यादा होगा। अपवर्तनांक से बेस्ड कई क्वेश्चन आते हैं, सवाल जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उस क्वेश्चन में भाई परीक्षा में बहुत ज्यादा आते हैं, और उनको जो है करने के लिए हमारे पास 2-3 नियम होते हैं इसके, ठीक है, लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए, ये पहला माध्यम है और ये क्या इसका दूसरा माध्यम है। प्रकाश उधर से चला, इस माध्यम में गया, इसका मतलब इससे अविलंब से दूर हट रहा, अभी बता चुके अविलंब से दूर हट रहा, मतलब इधर माध्यम क्या है? विकर्ण है, उधर क्या थोड़ा सघन माध्यम है। ओके, अब देखिए बराबर, देखिए क्या होता है। अब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो देखिए एक बात समझ लेना, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको हम यन के थोड़ा पहले रखेंगे। कैसे? यहां पर देखिए 1 यन 2 कहना, पहले माध्यम के सापेक्ष जिसको जिसके सापेक्ष कहेगा उसको पहले रखेंगे, ठीक है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष पहले, तो पहला फर्स्ट। दूसरे माध्यम देखिए क्या करा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। समझिए क्या होगा, मान लिया अपवर्तनांक हमारा यन है या म्यू है, जो भी आप समझिए यहाँ पर। तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो जो जिसके सापेक्ष कहेगा, किसके सापेक्ष है? पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष यानी पहला जिसका माध्यम होगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। पहला है यार, उसका सम्मान करिए, थोड़ा बहुत सम्मान कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला, तो पहले माध्यम के सापेक्ष जिसके सापेक्ष कहेगा उसको पहले, और बाद में दूसरा माध्यम, ठीक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो 2 बाद में हो गया। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? 1n2 यानी जिसके सापेक्ष कहेगा उसको पहले रखेंगे, ठीक है, और बाकी बाद में रख देंगे यहां पर। यही अगर ऐसे होता, ये तो हो गया तुम्हारा 1n2। दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो दूसरा है, जिसके सापेक्ष कहेगा उसको पहले रख देंगे, और जिसके बारे में कहना बाद में, ये देखिए होगा दूसरे माध्यम के सापेक्ष तो दूसरा पहला, बाकी बाद में, हो गया ना। अगर यही ऐसा होता कि 1n2 ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष, और इसको इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? 1/2n1, ऐसे ये बन गया। ऐसे पहले माध्यम के जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? 1/, दूसरे माध्यम का सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। जे इसको ध्यान रखना कायदे से, ऐसे हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पहला क्या होगा हमारा? 1n2 बराबर साइन आई बटे साइन आर। अगर यहीं पर यह लिखा होता कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होता? वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तब
क्या होता है, देखिए वायु के सापेक्ष, वायु को एयर कहते हैं, एयर का ए ले लेते हैं, क्या लेते हैं, एयर का ए। तो सबसे पहले अपवर्तनांक ले लेते हैं, अपवर्तनांक लिख लिया मैंने यहाँ पर। तो वायु के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष कह रहा है, तो वायु को ए से डिनोट करते हैं, किससे, ए से। ए बार एयर होता है ना, तो जिसके सापेक्ष कहेंगे उसको पहले। जल का अपवर्तनांक इसको बाद में, डब्ल्यू फॉर वाटर, वाटर माने जल, तो उसका डब्ल्यू बाद में हो गया। यह हो गया किसका, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं। यही होता है अगर जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, मैंने कांच, ए फॉर एयर, ओके। यही अगर चलता जाएगा यार, अगर वायु पहले दे देंगे, मतलब कांच पहले दे देंगे, वायु बाद में, तो वायु बाद में चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आपको उतार लीजिए इसको। तो अपवर्तनांक के 3 सूत्र हैं, कितने हैं, मतलब 3 है, 3 से 4 होते जाते हैं, बताते हैं। एक और होता है यहाँ पर, पहले तो हो गया तुम्हारा ये वाला कि अपवर्तनांक बराबर, देखिए ये हो गया हमारा अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर सी अपान वी। सी क्या है, जब निर्वात में प्रकाश की चाल है, वी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल है, ओके। ये निर्वात में प्रकाश की चाल, जहां सी बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, सी क्या है, सी निर्वात में प्रकाश की चाल है। सी, और वी क्या है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, ये वाला। एक तो पहले से बता चुके हैं पहले क्या होता है, जन बराबर साइन आई बना, साइन आर, साइन आई बराबर बटे साइन आर। इसके कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, हम आपको लगा देते हैं अभी इसी वक्त। थोड़ा वीडियो लंबा होगा कोई बात नहीं, इसको देख कर जाना, कल ये फंसेगा 100 में 100% फंस जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, डाल देते हैं इसको। तो सवाल क्या कर रहा है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। पहले माध्यम के सापेक्ष को पहला क्वेश्चन क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अपवर्तनांक, अब देखिए सबसे पहले तुमको जो है साइन आई और साइन आर का मान पता होना चाहिए भैया। आई का मान कैसे निकालेंगे हम, तो ये रहा तुम्हारा अभिलंब, अभिलंब से लेकर के ये अभिलंब और ये तल, इसके पूरा बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो हमको आई पता नहीं है, आई हमारी ये होती है, तो बता चुके हैं, सॉरी यार बन गया यहाँ पर होती है आई। आई क्या होती है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में क्या बनता है, हमारा आपतन कोण बनता है, ठीक है। तो आपतन कोण को निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो आई का मान होगा वो क्या होगा, इससे 90 डिग्री से घटा देंगे इसको, तो 90 माइनस 45, यानी आई का मान तुम्हारा आ गया, आई का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। कितना आएगा, 45 डिग्री। अब यहाँ पर आर का मान नहीं दिया है, हमने क्या बताया था तुमको अभी कि आपतन कोण हो या अपवर्तन कोण हो, दोनों कहां से निकलते हैं, वो दोनों निकलते हैं। पहले वाली कहां से निकलता है, आपतित किरण अभिलंब के बीच, दूसरा क्या निकलता है, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच निकलता है। बार बार बता रहे हैं आपसे, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर कितना है, कोण 30 डिग्री का है। यदि आर का जो हम मान निकालेंगे, कोण आर का मान क्या निकालेंगे, 90 से 30 को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा। यानी कोण आर, यानी एंगल आर का मान आएगा तुम्हारा 60 डिग्री का। अब हमको पता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तुमसे बता चुके हैं स्नेल के नियम से अनुसार, ठीक है। इसलिए पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक 1n2 बराबर क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। यही तो होता है 1n2 साइन आई बटे साइन आर। तो देखिए साइन आई का मान कितना होता है, साइन आई का मान, तो साइन आई का मान कितना है भाई, अभी तुमको बता चुके हैं। यहाँ पर आई का कोण एंगल रखिए, यहां जाएगा साइन 45 बटे आर का मान, आर का मान कितना, साइन आर है, तो यहां 60 है, तो जगह साइन 60, ये 1n2
इतना। अब भैया एक बात और, अगर आपको त्रिकोणमिति मान नहीं याद है, ज्ञात है, ठीक है, तो साइन के तुमको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पर आपके पास गणित है तब भी, नहीं है तब भी आपको साइन के मान ज्ञात करने ही पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है तो याद कर लीजिए इसको, आपको यहाँ पर कोई बताने वाला होगा नहीं। और आप गणित के हैं, साइंस के, आपको मान याद करने पड़ेंगे तुमको, ठीक है। तो साइन 45 का मान कितना होता है? साइन 45 का मान होता है 1/√2, जबकि साइन 60 का मान होता है √3/2। हम करवाते हैं बात, देखिए यहाँ पर 1n2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? साइन 45 का मान होता है 1/√2 बटे साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2। इसको यहाँ पर थोड़ी जगह कम है, थोड़ा आगे लगा देते हैं इधर। तो यहाँ पर 1n2 बराबर क्या होगा? साइन यहाँ पर देखिए क्या होता है कि ऊपर वाली संख्या अगर भाग में है जैसे, ठीक है, तो वैसे उसको ऐसे रख देते हैं यहाँ पर ऐसे, लेकिन नीचे वाली संख्या को हम गुणा करके पलट देते हैं ऐसे। तो नीचे वाली संख्या जब गुणा करके पलटेंगे तो ऊपर की नीचे और नीचे की ऊपर हो जाएगी, ऐसे ही इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए √2 यहाँ पर है, ये सॉरी यहाँ पर 2 है, इस 2 की जगह पर हम क्या कर सकते हैं? √2 गुणा √2 कर सकते हैं। कैसे यहाँ पर बताए दे रहे हैं, कहां पर देखिए यहाँ पर जैसे 2 है, इसके बराबर में हम क्या कर सकते हैं? √2 गुणे √2। अरे क्या लिखा हुआ है? 2 ही लिखा, कैसे? 2 दूनी 4, ये √4 हो गया। √4 का मतलब निकालेंगे वर्गमूल तो आएगा 2 ही तो आएगा। तो जहां पर 2 है उसकी जगह पर हम इतना कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं होगी, आपको होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि करनी की जब गुणा करेंगे आपस में हो जाएगा 4, √4 का मान होता है 2, कितना होता है? 2 वर्गमूल। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ध्यान देना कहां पर, इसकी जगह पर ऐसे कर सकते हैं 1/√2 इंटू √2 बटे में कितना है? √3, और रूट से √2 कट गया, ऊपर बचा कितना? √2 √2, और नीचे बचेगा तुम्हारा √3, ये आ गया 1n2 का मान, ये रहा। चाहो तो नीचे से क्या कर सकते हो? इसका हर का परमेयीकरण करके, परमेयीकरण में कुछ नहीं होता, बस इतना होता है जितना नीचे दिया होता है, बस इसी को गुणा करके 2 बार ऊपर नीचे गुणा कर दी जाती है बस। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा आंसर इतना भी सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो देखिए क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हमने क्या कहा? जिसके सापेक्ष कहे उसको पहले के लिखना है। तो यहाँ पर लिखिए नंबर क्या है, यहाँ पर हल करेंगे जब, तो लिखेंगे कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, तो जिसके सापेक्ष उसको पहले कर देंगे हम यहाँ पर अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो जी फॉर ग्लास, ए फॉर एयर, कितना है? 1.5 है, ठीक है, 1.5 है। अब क्या कह रहा है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकल गया था, कांच का वायु के सापेक्ष। अब कह रहा है क्या? वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, हमने बताया था तुमसे। जब दूसरे माध्यम में जाएंगे तो ऐसे करेंगे, यहां पर देखिए, इसलिए कांच का वायु का कांच के सापेक्ष तो क्या होगा? GNA, ये कितना हो जाएगा? 1। तो भैया तुम्हारा दिया हुआ है पहले से, क्या दिया है? पहले से तुम्हारा दिया हुआ है, क्या दिया है? ANG बराबर 1/1.5 है, ठीक है। इसलिए GNA बराबर क्या होगा? 1/1.5। दशमलव यहां से हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, नीचे दशमलव हट गया, इसको काट लेते हैं। 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी GNA बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारा? 2/3। वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक GNA बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं साफ थोड़ा यार, इतना। जहां पर कहीं आपको घपला लगे, मतलब समझ में ना आए, तो कमेंट करके बॉक्स में बताना, हम आपको दोबारा इसका सेपरेट वीडियो बना के डाल देंगे सारे न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। अभी तो हमारे जल्दबाजी में हम भी थोड़ा है ना, क्योंकि कल पेपर आपका है 4 अप्रैल 2022 को यूपी बोर्ड का पेपर है, तो इसी के हिसाब से थोड़ा जल्दी में हम भी। अगर समझ में ना आए तो बोल देना आराम से। पहला क्या? वायु में प्रकाश की चाल। हमने क्या बताया था तुमको? वायु में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी कहते हैं। वायु करते हैं, हमने बताया था अपवर्तनांक बराबर C/V, 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड हुआ, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, यानी V का मान हमको ज्ञात करना है, पता ही नहीं है। फिर कहता है जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। भैया वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक तो क्या होगा? वायु अपवर्तनांक। अब यहाँ पर वायु के सापेक्ष किसी और चीज का तो दिया नहीं, वरना हम लोग बना लेते ANW या ANG। तो यहाँ पर क्या है? वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया है? एन का मान कितना दिया? 1.5।
हमको चूंकि पता है, फार्मूला पहले से बता चुके हैं, अभी बताया था कि क्या होता है, एन बराबर सी अपन वी होता है। ठीक है, कि एन बराबर सी अपन वी होता है। तो इधर निकाल दीजिए, एन की जगह पर क्या कर देंगे हम 1.5 और सी की जगह कितना कर देंगे हम 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे में क्या कर दें वी। इसके नीचे एक मानकर कैंची की गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कैंची की गुणा, कुछ ना करिए, इसके नीचे एक मान लिया, कैंची की गुणा कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए v की गुणा 1.5 से हो रही है, यानी v गुणे 1.5 बराबर 3 गुणे 10 की पावर 8 की गुणा जब एक बार होगी तो उतना ही रहेगा, यहाँ पर 3 गुणे 10 की पावर 8। अब देखिए जो गुणे में चीजें उधर जाएगी भाग में हो जाएगी, हम कह सकते हैं v बराबर क्या होगा 3 गुणे 10 की पावर 8 बटे में क्या आएगा 1.5 आ सकते हैं यार। नीचे दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने जीरो पर बढ़ा सकते हैं। दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ पर दशमलव हटाएंगे हम, यहाँ पर एक जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए ऐसे काट ले, 3 करना 3, 3 पच्चे 15, 5 करना 5, 5 दूनी 10 कट गया, यानी हमको कह सकते हैं यहाँ पर ऐसे देखिए, यहाँ पर v का मान कितना आया तुम्हारा 2 गुणे 10 की पावर 8, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, ये तुम्हारा v का मान आ चुका है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा इसका। भैया जरा गौर करिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः मतलब लाइन जो पहले आया उसका पहले मान होगा, ठीक है, जनित जल का ये वाला मान होगा, कांच का ये वाला मान होगा, ठीक है, वायु के सापेक्ष है। क्रमशः का मतलब ये होता है, क्रमशः का मतलब जो पहले आएगा उसका पहला वाला मान, जो बाद में आएगा उसका बाद वाला मान। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम कह सकते हैं, हाल में क्या लिखेंगे यहाँ पर, वायु के सापेक्ष मैंने कहा जिसके सापेक्ष कहेंगे उसका मान पहले रख देंगे यहाँ पर ए एन डब्ल्यू, ये कितना आ गया 4/3, कोई बात नहीं। फिर क्या है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी ए एन जी, इसका मान कितना है 3/2। तो क्या कह रहा फिर, कह रहा जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी डब्ल्यू एन जी, इसका मान ज्ञात करना है हमको इतना। तो भैया एक बात बताइए, इसका मान ज्ञात करना है तो हमको ये पता तो है नहीं, लेकिन हम एक चीज जानते हैं, जानते हो क्या जानते हैं, वो ये जानते हैं कि अगर डब्ल्यू एन जी बराबर ये होता है, ऐसा है, ठीक है, कुछ भी नहीं है तो ऐसा कर सकते हैं कि देखिए यन इसके ऊपर भी हाथ रखे, इसके ऊपर भी हाथ रखे, यानी जो अपवर्तनांक है तो इसका भी खास उसका भी खास, अगर इनको उधर ले जाएंगे बाहर तो ऐसा करेंगे यन अपान यन कर देंगे ऐसे, यानी अपवर्तनांक बटे अपवर्तनांक। लेकिन जो बाद में होता है वो ऊपर रहता है, जो पहले वाला होता है वो नीचे कर दिया जाता है उधर। कैसे, यहाँ पर देखिए जी वहां पर है जी और डब्ल्यू यहाँ पर है नीचे, तो यहाँ पर डब्ल्यू आगे, समझो यहाँ पर जो अपवर्तनांक है वो इधर भी है इधर भी है, दोनों से सटा हुआ है, यानी इसका भी है उसका भी है, तो उधर जब जाएगा तो यन बटे यन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो बाद में होता है वो ऊपर रखते हैं और जो पहले आता है वो नीचे देते हैं, यहाँ कर दिया। अब देखो यहाँ पर चूंकि वायु के सापेक्ष दोनों यहाँ पर रख देंगे वायु का मान यहाँ पर ए, तो अब देखिए यहाँ से कि ए एन जी और ए एन डब्ल्यू और ए एन जी का मान दिया ऑलरेडी, तो ए एन जी यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया पहले ऊपर है, तो यहाँ पर कर देंगे 3/2। अब बटे में क्या कर देंगे हम ए एन डब्ल्यू बोले तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा 4/3, यहाँ पर जगह कम है। अब ऊपर से यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ कर दे रहे हैं डब्ल्यू एन जी बराबर, देखिए यहाँ पर कैसे, ऊपर का तो वैसे ही रखेंगे हम 3/2, गुणे में क्या कर देंगे हम 4/3 जो है, तो गुणा करेंगे तो इनकी दुनिया ही पलट जाएगी। दुनिया पलटने का मतलब ये कि संख्याएं पलट जाएंगी यार, दुनिया नहीं पलटेगी। यहाँ पर ऐसे 3/4 हो जाएगा, बोले तो 3 तिया 9 बटे 4 दूनी 8। हम कह सकते हैं यहाँ पर कि डब्ल्यू एन जी का जो मान आया है तुम्हारा वो इतना आ गया तुम्हारा आंसर। समझ में नहीं आया? उम्मीद है कि समझिए, दोबारा देखिए कैसे कि क्या हमने यार समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आया तो कमेंट करके आप बताना जरूर, हम आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे और सिखाकर ही दम लेंगे। आप थोड़ा जल्दी में सवाल ज्यादा आपके लिए कर रहे हैं, कल पेपर है, बिठाते हैं इसको। हाँ तो भैया चौथा 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है आपका, जल में प्रकाश की चाल 2.25 गुणे 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। भैया एक बात बताइए, हम अभी बता चुके हैं कि किसी मतलब अपवर्तनांक जो होता है वो क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो भैया निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है याद करनी है, और जल में प्रकाश की चाल दी हुई है। हम कह सकते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल को सी से डिनोट करते हैं ना, तो यहाँ पर कह सकते हैं हल में ऐसे हल करेंगे तो क्या करेंगे, जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, इसको कहते हैं वी, क्या कहते हैं वी, वी कितनी है ये 2.25 गुणे 10 की पावर, ये 8 लिखा हुआ भाई है, 8 लिखा हुआ है, 10 की पावर 8
मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, दूसरा है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल, यानी सी का मान पूछ रहा है ये हमको पता नहीं क्या है, तो कोई फार्मूला पता है भैया? क्या पता है? चूंकि n बराबर सी अपान वी, यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, मान रख दीजिए n का मान 4/3 बराबर सी का मान कितना है पता ही नहीं, तो सी का मान सी रख दीजिए ऐसे। वी का मान कितना दिया हुआ है 2.25 गुणे 10 की पावर 8। लाला मेरे कुछ ना करिए, इसको ऐसे कैंची की गुणा कर दीजिए आप। ठीक है, तो हो जाएगा 3c। यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर हम बता दे रहे हैं, यहाँ पर जो होगा 3c। क्या हो जाएगा यहाँ पर 3c बराबर, अब 4 की गुणा क्या हो रही है 2.25 गुणे 10 की पावर 8 मीटर में हो रही है। जैसे तो यहाँ पर करेंगे 4 गुणे 2.25 गुणे 10 की पावर 8। अब एक बात बताइए, यहाँ पर c कर लेते हैं, c में गुणा में है, इधर जाएगी तो भाग में हो जाएगी ये 3, तो यहाँ पर क्या किसमें हो जाएगी भाग में, तो हम लिखेंगे ऐसे 4 गुणे 2.25 गुणे 10 की पावर 8 बटे में क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। हमने क्या बताया, दशमलव अगर ऊपर हो या नीचे, दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उस दशमलव को हटाकर अगर ऊपर है तो नीचे 0 बढ़ा लेंगे, अगर नीचे तो ऊपर बढ़ा लेंगे। वहां पर देखो दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो दशमलव के बाद में क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे और नीचे 2 0 बढ़ाएंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब काट के देखिए, काट लेते हैं इसको, 3 से काटें, 3 करना 3, 3 सते 21, 3 सते 21, एक बचा इसमें कितना हो गया 15 और 3 बचे 15। अब काटते हैं और 4 से इसको काट लेते, 4 करना 4, 4 दूनी 8, इसमें कितना बचा 2, 4 दूनी 8, 2 बचा 20 हो गया। अब 4 पंचे 20, ये भी कट गया पूरा का पूरा। अब 25 से ऊपर कट जाएगा, 25 से करना 25, 25 3 75। हम कह सकते हैं कि सी का जो मान आएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 आएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या आएगा, सी का मान कितना आएगा 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक सवाल इसी को बनाकर हम दे रहे हैं, उसका आंसर निकाल कर और कमेंट बॉक्स में हमको बताना। ठीक है, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो बताना, हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड हो। दोस्तों कायदे से समझ लेना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, कठिन है ही नहीं यार। एक वीडियो और आएगा, आपका फेवरेट वीडियो पूरा का पूरा आएगा विज्ञान का भी। ठीक है, और कैसा आएगा वो आएगा तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का। आपके 15 से 15 नंबर के आसपास ऑब्जेक्टिव आएंगे। मैं पूरे वही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा जो तुम्हारे फंस जाएंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव वाले। अब पूरे फंसेंगे जरूर, उसको अभी बनाना है वीडियो, उसको ठीक है बना के डालूंगा, उसको देख लेना। इसको समझ में आ गया? इसको क्या करना, लगाना, सवाल को हल करने के बाद में कमेंट बॉक्स में इसको आंसर डालना और उसका हम जवाब देंगे आपको। ठीक है, और अगर समझ में नहीं आया तब भी आप बता देना। दोस्तों अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इसके वीडियो ऐसे आपके पास लगातार आते हैं तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी जो ऑल वाली दबा दीजिए, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे हमारे वीडियोस के वो सबसे पहले आपके पास जाएंगे। धन्यवाद।